नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर चालीसा। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती है दिन भर की सारी खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। तो शुरुआत करेंगे हम कारोबार जगत से, फिर बताएंगे राजनीति का हाल। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में राज्यों की बड़ी खबरों के साथ स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की अपडेट और देश और दुनिया का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा, मगर सबसे पहले कारोबार की खबरें। बाजार आज लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुए। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच ऑटो, बैंक और आईटी शेयरों ने बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया। बाजार की शुरुआत ज्यादा कमजोर नहीं थी। निफ्टी ने दिन भर 17,800 के ऊपर टिके रहने की कोशिश की। बाजार में आज दोनों तरफ के ट्रेड के मौके मिले। कारोबार के अंत में निफ्टी 150 अंक की गिरावट के साथ 17,800 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स करीब 566 अंक टूटकर 59,610 पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 361 अंकों की गिरावट के साथ 59,815 पर खुला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 59,941 का ऊपरी और 59,509 का निचला स्तर बनाया। आज सेंसेक्स में 30 में से सिर्फ 10 ही शेयर्स हरे निशान में बंद हुए। आज भी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड में 3% से ज्यादा की गिरावट रही। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस में भी भारी बिकवाली नजर आई। हालांकि आज के कारोबार में मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी दिखी। मारुति अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। मारुति सुजुकी ने अलग अलग मॉडल पर रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। रेट कितने बढ़ाए जाएंगे, इस बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। साथ ही ये भी नहीं बताया है कि नए रेट कब से लागू होंगे। रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि पिछले 1 साल में इनपुट कॉस्ट के कारण कंपनी की गाड़ियों की कीमतों पर असर पड़ा है। अब कंपनी के लिए यह जरूरी हो गया है कि बढ़ी हुई लागत के असर को कम करने के लिए गाड़ियों की कीमत बढ़ाई जाए। कोरोना के बाद इकॉनमी में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। मार्च में सर्विस सेक्टर का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI मार्च महीने में 53.6% रहा, जबकि फरवरी में ये 51.8% पर था। ये लगातार 8वां महीना है जब सर्विस सेक्टर में विस्तार देखा गया है। PMI के 50 से ऊपर होने का मतलब है कि सेक्टर अच्छा कर रहा है। 50 से नीचे गिरावट का संकेत होता है। सरकारी ऑयल कंपनी BPCL के विनिवेश पर बड़ी खबर है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार BPCL की विनिवेश प्रक्रिया को नए तरीके से शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार विनिवेश के मौजूदा प्रक्रिया को खत्म करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि दीपम जल्द ही नए विनिवेश प्रक्रिया का ऐलान कर सकता है। आपको बता दें कि सरकार BPCL में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। दिल्ली NCR वालों को आज फिर झटका लगा। IGL ने आज से दिल्ली में CNG की कीमत ₹2.50 प्रति किलोग्राम बढ़ाकर ₹66.62 प्रति किलोग्राम कर दी है। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए CNG की कीमत ₹69.18 प्रति किलोग्राम कर दी गई है, जबकि गुरुग्राम में इसकी कीमत ₹74.94 प्रति किलोग्राम होगी। इस साल अकेले CNG की कीमतों में करीब ₹10 प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। पिछले महीने से CNG की कीमतों में 7वीं बार रिवीजन किया गया। NCR के एक और बिल्डर पर गहरा संकट आया है। NCR के बिल्डर ATS ग्रुप की कंपनी आनंद डिवाइन डेवलपर्स के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कंपनी अपनी क्रेडिटर ICICI प्रूव वेंचर कैपिटल फंड को 25 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने में नाकाम रही। वहीं क्रेडिटर्स की ओर से इस संबंध में फाइल एक पिटीशन को NCLT में स्वीकार किए जाने के साथ ही ये कार्रवाई शुरू हो गई। इसका असर गुड़गांव के सेक्टर 104 में बन रहे ATS ट्रायम्फ प्रोजेक्ट के 443 होम बायर्स पर पड़ने का अनुमान है। सरकारी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नए सुपर ऐप यूनियन नेक्स्ट की शुरुआत की है। बैंक में दावा किया गया है कि एग्री लोन, पर्सनल लोन, MSME लोन सहित FD की ऑटो रिन्यूअल समेत कई सारे बैंकिंग कामकाज इसके जरिए किए जा सकेंगे। बैंक के MD और CEO राम राज किरण राय के मुताबिक डिजिटल बैंकिंग को मजबूत करने के बैंक के 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। स्ट्रेंथ ये है, हमारा जितना भी लोन प्रोडक्ट है इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी हम डिजिटाइज कर दिए, तो आपको ब्रांच को में जाने का, कुछ पेपर सबमिट करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। 800 से 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम सोच रहे हैं। मेरा हिसाब से ये कॉस्ट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये 2 साल में कवर हो जाना चाहिए, बिकॉज इतना कॉस्ट सेविंग्स होगा और इनकम साइड भी हमारा बढ़ेगा। इधर टाटा मोटर्स ने आज अपनी नई EV कॉन्सेप्ट कार पेश की। टाटा की नई इलेक्ट्रिक कार का नाम टाटा कर्व है। टाटा की ये इलेक्ट्रिक कार कई एडवांस फीचर से लैस है। इसमें एडवांस सनरूफ जैसे मॉडर्न फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। इस कॉन्सेप्ट EV में पीछे की विंडस्क्रीन इलेक्ट्रिक SUV पर कूप जैसी रूफ लाइन दिखाई दे रही है।
इस कार के 2024 तक लॉन्च होने की संभावना है। टाटा मोटर्स की अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी ने वादा किया था कि सेकेंड जनरेशन कारों में फास्ट चार्जिंग विकल्प के साथ 400 से 500 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज दी जाएगी, मतलब कि सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक की यात्रा आप कर सकेंगे। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक बार फिर मोदी सरकार की सराहना की है। आईएमएफ के अनुसार केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान जैसा काम किया है वो काबिल तारीफ है। अपनी एक रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा कि भारत ने कोरोना में खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अत्यधिक गरीबी में वृद्धि के खतरे को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। आईएमएफ ने रिपोर्ट में कहा है कि पहली बार गरीबी और असमानता पर खाद्य सब्सिडी का प्रभाव पड़ा है। महाराष्ट्र को लेकर एक बार फिर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच ये मुलाकात करीब 20 मिनट चली। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच महाराष्ट्र के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके पहले कल रात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शरद पवार के दिल्ली स्थित निवास पर रात्रि भोज में शामिल हुए थे। रात्रि भोज में गडकरी के अलावा कांग्रेस विधायक और शिवसेना नेता संजय राउत भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई के संबंध में मोदी से बातचीत उन्होंने की। पवार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि अगर केंद्रीय एजेंसियां इस तरह के कदम उठाती हैं तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। पवार ने यह सवाल भी किया कि क्या संजय राउत पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। संजय राउत राज्यसभा के मेरे करीब सामना की सभा दिखेगी से उनके यहाँ कुछ कदम ये सेंट्रल एजेंसी ने उठाए हैं। ये कदम में उनका फ्लैट और उनकी आना एक जमीन वो अटैच की है। हमें लगा कि ये इंडस्ट्री है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को 11 अप्रैल तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है। आज सीबीआई के वकीलों और अनिल देशमुख के वकीलों के बीच कोर्ट में गर्मागर्म बहस हुई। सीबीआई ने आज अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया था। अब कोर्ट ने उन्हें सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया। आपको बता दें, अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपनी वर्चुअल स्पीच में कार्यकर्ताओं से आजादी के अमृत महोत्सव को कर्तव्य काल में बदलने की अपील की। मोदी ने हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव का जिक्र किया और कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार की वापसी से कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि आज देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है, एक परिवार भक्ति की और एक राष्ट्र भक्ति की। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी है, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। इधर भारत ने यूक्रेन के बुचा शहर में हुए आम लोगों की हत्या को काफी गंभीर मामला बताया है। इस मामले पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस युद्ध का शांति से हल चाहता है जो केवल बातचीत से निकल सकता है। उन्होंने कहा कि खून बहाकर और मासूमों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर भारत दोनों देशों के बीच के युद्ध को खत्म कराने के लिए कुछ कर सकता होगा तो जरूर अपनी भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि कीव शहर के पास बुचा शहर में बड़ी संख्या में लाशों का ढेर मिला। वहां के मेयर का कहना है कि यहां एक सामूहिक कब्रगाह भी मिली है। We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes. Sir, many honorable members brought up the incident, the happenings in Burcha. And I want to say that we are deeply disturbed by the reports. We strongly condemn the killings which have taken place there. This is an extremely serious matter
and we support the call for an independent investigation. विपक्षी दलों के विरोध के बीच राज्यसभा में आज सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को संसद के पटल पर रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के वक्त में पुराना कानून पर्याप्त नहीं है, इसीलिए विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य 100 साल पुराने कानून में आज के जमाने के मुताबिक टेक्नोलॉजी का जो बदलाव हुआ है उसका समावेश करना है। उन्होंने कहा कि आज के समय में अंग्रेजों का बनाया कानून पर्याप्त नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आम आदमी पार्टी ने आज रोड शो किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रोड में शामिल हुए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने पहले दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म किया, फिर पंजाब से, अब हिमाचल प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने का वक्त है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो आम लोग हैं जिन्हें लोगों के लिए काम करना है, स्कूल बनाना है, करप्शन खत्म करना है। केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान के सीएम बनने के बाद सिर्फ 20 दिनों में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा त्राल में आज सुबह सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। यहां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि इलाके में ऑपरेशन खत्म हो गया है। मारे गए आतंकियों के शवों और मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियारों को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस बात की जानकारी पुष्टि हो चुकी है और इलाके में कोई और आतंकी मौजूद नहीं है, तो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन खत्म करने की घोषणा की। देश भर में पिछले कई हफ्तों से कोरोना मामलों को लेकर राहत है। इसे देखते हुए करीब सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन अब मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। बताया गया है कि मुंबई में कोरोना के XC वेरिएंट से संक्रमित मरीज की पहचान हुई है। नया केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। BMC की तरफ से बताया गया है कि कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 230 सैंपल्स में 228 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस थे। वहीं XC वेरिएंट का एक मामला सामने आया। इनमें 21 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो कि गंभीर नहीं है। वहीं एक केस कप्पा वेरिएंट का है। भारतीय सेना में जल्द ही एक नए तरीके से सैनिकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस प्रस्ताव को टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है। इसे कम बजट में युवाओं को रोजगार देने के इरादे से जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर करीब 2 साल से तैयारी चल रही थी। खबरों के मुताबिक इस अभियान के तहत सैन्य बलों में अधिकारियों और सैनिकों की बहाली की जानी है। इसके तहत नौकरी का समय करीब 3 साल हो सकता है। वर्तमान में सेना, वायुसेना और नौसेना में 1,25,000 पद खाली है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर 40 में, उसके बाद बताएंगे देश और दुनिया का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर 40। चलिए देश और दुनिया का हाल बताते हैं रफ्तारी अंदाज में। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें रमजान के दौरान रोजा रख रहे सभी मुस्लिम कर्मचारियों को हर दिन 2 घंटे का ब्रेक दिया गया था। बोर्ड ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को 2 मई तक शाम 4 बजे तक ऑफिस आने की इजाजत दी थी। बीजेपी के विरोध के बाद बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया था। जल बोर्ड के मुताबिक मुस्लिम कर्मचारियों को 3 अप्रैल से 2 मई तक शाम 6 बजे की बजाय सिर्फ शाम 4 बजे तक ऑफिस आने की इजाजत दी गई थी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले के गलसी में बीरभूम जैसी घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक सोमवार की रात आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गांव में हिंसा भड़क उठी। हिंसा के दौरान कई घरों में आग लगा दी गई। घटना के बाद गांव में RAF जवानों की तैनाती की गई है। आपसी रंजिश में उत्पल घोष नाम के शख्स की हत्या की गई। खबरों के मुताबिक उत्पल के रिश्तेदारों ने आरोपियों के घरों में आग लगा दी। साथ ही आसपास के कार और बाइक को भी उग्र भीड़ ने फूंक दिया। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमला करने का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी इसके तार देवबंद से जुड़ रहे हैं। सूचना पर ATS ने देवबंद पहुंचकर एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। वहीं मुर्तजा के तार देवबंद से जुड़े होने पर बाद पश्चिमी यूपी में खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। चर्चा है कि मुर्तजा भी कई बार देवबंद गया था। हालांकि पूरे मामले में ATS, पुलिस, STF और खुफिया एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं। मुर्तजा नेपाल, मुंबई, कोयम्बटूर, जामनगर, गाजीपुर भी हाल के दिनों में गया था। यहां पर भी जांच टीमें जाने की तैयारी में हैं। दिल्ली के महिपालपुर में DTC की बस में आग लग गई। इस बस में आग लगने के बाद आसपास की 3-4 कूलर की दुकानों में भी आग लग गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बस भले ही बीच सड़क पर है, लेकिन उसकी आग की लपटें दुकानों तक पहुंच गईं। आग से निकलते धुएं के कारण पीछे भी जो भी चीज़ थी वो आग के अंदर झुलस गई। वहीं लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल साफ नजर आया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत और राजस्थान के कुछ इलाकों में लू यानी हीट वेव की स्थिति गंभीर होने वाली है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय तक बारिश न होने के कारण उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी की स्थिति गंभीर है। आईएमडी ने अगले 5 दिन में उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। साथ ही पंजाब, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम विदर्भ, झारखंड और गुजरात में कुछ जगहों पर लू की स्थिति संभव है। शाहरुख खान के फैंस के लिए खुशखबरी है। शाहरुख अगले हफ्ते से एक और नई फिल्म पर काम करेंगे। खबरें हैं कि मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और पीके जैसी फिल्म देने वाले राजकुमार हिरानी की ये फिल्म है। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख इस फिल्म की शूटिंग 15 से 20 अप्रैल के बीच कभी शुरू कर सकते हैं। बता दें कि इस माइग्रेशन ड्रामा में शाहरुख के अलावा तापसी पन्नू और विक्की कौशल भी नजर आएंगे। फिलहाल शाहरुख साउथ के दिग्गज डायरेक्टर एटली की फिल्म लायन के अलावा पठान पर काम कर रहे हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। अब खबरें आ रही हैं कि वेडिंग फेस्टिविटीज 13 या 14 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। दोनों की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज और ग्रैंड शादी चेंबूर स्थित आरके हाउस में होगी। बताया जा रहा है कि 3-4 दिन की सेरेमनी के बाद रणबीर आलिया पंजाबी रीति रिवाज से 17 अप्रैल को शादी करेंगे। एसएस राजमौली की RRR बॉक्स ऑफिस पर तबाही की तरह आगे बढ़ रही है। फिल्म ने 12 दिनों की कमाई ऐसी की रफ्तार पकड़ी है जिसकी जद में जॉन अब्राहम की अटैक 5 दिन में ही फुस हो गई। रामचरण जूनियर NTR RR ने वर्ल्ड वाइड 12 दिनों में 939 करोड़ 41 लाख का बिजनेस किया है, जबकि सिर्फ हिंदी वर्जन से फिल्म की कमाई 12 दिनों में 196 करोड़ के पार रही है। तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म बीस्ट पर कुवैत ने बैन लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में इस्लामी आतंकवाद से जुड़े कुछ सीन दिखाए गए हैं, इसीलिए कुवैत ने फिल्म की रिलीज को रोकने का फैसला किया है। वहीं कुवैत सरकार ने इसे अपने देश के हितों के खिलाफ बताया। विजय की हॉस्टेज थ्रिलर फिल्म में पाकिस्तानी एंगल और आतंकवाद से जुड़े हुए मुद्दों को दिखाया गया है। एक दूसरे साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को आपने उनकी फिल्म पुष्पा द राइज में कई कानून तोड़ते हुए देखा होगा। अब हाल ही में अल्लू अर्जुन यानी पुष्पराज ने रियल लाइफ में भी एक कानून तोड़ा, जिसकी वजह से वो अब लीगल पचड़े में फंस गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन ने हाल ही में ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन किया, जिसके बाद अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने आखिरकार उनसे जुर्माना भी वसूला। उन्हें 700 रुपये जुर्माने के तौर पर देने पड़े। इस बार के IPL में मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से इस वक्त हो रहा है। 5 बार की चैंपियन मुंबई को सीजन की पहली जीत की तलाश है। उसे लगातार 2 मुकाबलों में हार मिली है। वहीं कोलकाता की टीम 3 में से 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। अब तक दोनों ही टीमों के बीच 29 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें 22 बार मुंबई ने कोलकाता पर जीत हासिल की है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2022 का सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब तक ठीक ठाक चल रहा था। दिल्ली की टीम को पहले मैच में जीत मिली थी, लेकिन दूसरे मैच में हार मिली। हालांकि अब दिल्ली कैपिटल्स की एक परेशानी खत्म होने जा रही है। दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर डेविड वार्नर और तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया अब IPL 2022 में उतरने के लिए उपलब्ध हैं। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज नॉर्थन कुल्टर नाइल IPL के 15वें सीजन से बाहर हो गए हैं। कुल्टर नाइल चोट के कारण लीग के बाकी बचे मैचों में नहीं खेल पाएंगे। कुल्टर नाइल को ये चोट सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में लगी। नॉर्थन के बाहर होने से राजस्थान की टीम को तगड़ा झटका लगा है। राजस्थान ने इस सीजन में अब तक 3 में से 2 मैच जीते हैं। श्रीलंका में इस समय भयानक आर्थिक संकट चल रहा है। इसका विपरीत असर IPL के प्रसारण पर भी पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL ने मीडिया कवरेज हासिल करना श्रीलंका में बंद कर दिया, क्योंकि श्रीलंका के 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों ने टूर्नामेंट के बारे में कोई लेटेस्ट स्टोरी प्रकाशित नहीं की। बता दें कि श्रीलंका में कई चैनल बंद हो चुके हैं, जिससे IPL का प्रसारण रुक गया है। आने वाले समय में श्रीलंका में पूरी तरह IPL का प्रसारण नहीं हो पाएगा। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान दौरा एकमात्र T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में जीत के साथ खत्म हुआ। 24 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया, तो एक दिवसीय श्रृंखला में टीम को 1-2 से हार मिली, जबकि T20 मैच में टीम ने जीत हासिल की और दौरे का अंत बेहतरीन तरीके से किया। मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच गहरी दोस्ती नजर आई। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, ओरोन फ्रेंच और ट्रेविस हेड समेत कई खिलाड़ियों ने एक दूसरे को बल्ले, जर्सी और कैप तोहफे में दिए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में देश में चल रहे संवैधानिक संकट के संबंधित मामले में सुनवाई 7 अप्रैल तक टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट अपना निर्णय सुनाने के पहले इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर और जानकारी चाहता है।
कोर्ट ने कहा कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर विदेशी साजिश के आरोपों की जांच करना चाहता है। सुनवाई के दौरान इमरान खान के करीबी नेता फवाद चौधरी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। बता दें कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर संसद को भंग कर दिया था। चेक रिपब्लिक ऐसा पहला नाटो सदस्य देश है जिसने यूक्रेन की तरफ खुलकर मदद का हाथ बढ़ाया है। चेक रिपब्लिक ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को T-72 टैंक और हथियारों से लैस वाहन उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील के बाद चेक रिपब्लिक ने यह फैसला किया। बता दें कि नाटो देशों की तरफ से अगर यूक्रेन की मदद की जाती है तो विश्व युद्ध का खतरा पेश आ सकता है। रूस पहले ही कह चुका है कि अगर कोई देश यूक्रेन की सीधी मदद करता है तो उसे युद्ध में शामिल माना जाएगा। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के एक नए हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की जानकारी दी है। रक्षा विभाग पेंटागन के अधिकारी चीन और रूस की अत्याधुनिक मिसाइल शक्ति के बराबर या फिर उससे आगे निकलना चाहते हैं। अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट का एजेंसी का कहना है कि उसने हाल ही में हवाई जहाज से दागी जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जो मैक 5 यानी ध्वनि से 5 गुना तेज गति से उड़ान भरने में कामयाब हुआ। मिसाइल 65,000 फीट की ऊंचाई तक गई और इसने करीब 300 नॉटिकल मील की दूरी तय की। रूस का यूक्रेन पर पिछले 40 से अधिक दिनों से हमला जारी है। हाल के दिनों में बूचा शहर से कई शव मिले और अब भी शवों को निकालने का सिलसिला जारी है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 400 से अधिक बॉडीज मिल चुकी हैं। इस बीच पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के बूचा शहर से लाए गए यूक्रेन के झंडे को चूमा और युद्ध को खत्म करने की फिर से अपील की। उन्होंने ये लोगों से कहा कि युद्ध ने हमेशा नुकसान लोगों को किया है। हजारों बच्चों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए अपना घर तक छोड़ना पड़ा और शरणार्थी के तौर पर दूसरे देशों में जाना पड़ा है। चीन में कोरोना की नई लहर ने कोहराम मचा रखा है। स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य सुविधाओं का डंका बजाने वाला चीन इस वक्त कोरोना के खतरे से जूझ रहा है। चीन के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में एक शंघाई शहर में कोरोना की हालत बेकाबू हो रही है। प्रशासन ने कोरोना की वजह से लॉकडाउन घोषित किया है, जिसके बाद 2 करोड़ 60 लाख की आबादी वाले लोग घरों में कैद हैं। शहर के सभी सुपरमार्केट बंद कर दिए गए हैं। जरूरी सामानों पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि जब तक शहर भर से सभी नमूने नहीं लिए जाते, पाबंदियों को हटाने पर विचार नहीं किया जाएगा। और खबर 40 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।